इससे पिछले वीडियो हम लोगों ने अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझा था। अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक एक ही शब्द है और इसको यूज म्यू से सूचित किया जाता है अपवर्तनांक को, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो म्यू इक्वल हो जाता है सी बाय बी। सी जो है प्रकाश की चाल है निर्वात में, और भी जो है प्रकाश की चाल है वो है किसी भी अन्य माध्यम में, यानी निर्वात को छोड़कर। तो ये हो जाता है म्यू इक्वल टू सी बाय बी। और जो आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है किसी भी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है। दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात। तो आप आपेक्षिक अपवर्तनांक की सरल सी परिभाषा बोल सकते हैं, किसी दिए गए दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को उन माध्यम के लिए आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल जो है v1 है और v2 है, तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, तो μ1 अपॉन μ2, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात। तो μ1 अपॉन μ2 और μ1 इक्वल हो जाएगा c बाय v1, क्योंकि म्यू इक्वल होता है c बाय v, म्यू इक्वल टू c बाय v। तो यानी μ1 इक्वल टू c बाय v1। c तो स्थिर है निर्वात में, इसलिए c तो c1 c2 लिखने का कोई फायदा नहीं। तो μ2 इक्वल हो जाएगा c बाय v2 और v2, तो c कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा μ1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इक्वल हो जाएगा v2 बाय v1। तो ये हो जाता है, यही जो है आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। लेकिन μ1 और μ2 जो है, तो ये जो है दूसरे माध्यम की तुलना में पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम की तुलना में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसलिए ये जो फार्मूला आ जाएगा ये हो जाएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक μ12 के लिए, μ12 के लिए हो जाएगा μ12 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू v2 बाय v1। वहीं पर अगर μ21 की बात की जाए, μ21 यानी पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1 और फिर ये बन जाएगा v1 बाय v2, क्योंकि μ2 के जगह पर हम रखेंगे c बाय v2 और फिर रखेंगे μ1 के जगह पे c बाय v1। तो c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा v1 बाय v2। इस तरह से ये फार्मूला निकल जाता है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक दो होते हैं, एक होते हैं μ12 और एक होते हैं μ21। μ12 क्या है, तो दूसरे माध्यम की तुलना में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और μ21 क्या है, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक को।